गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 8 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे जिनको हम सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला जो आर्टिकल है वो है द हिंदू पेज नंबर 1 से, और ये है ट्रीज इन कॉर्बेट फेल प्रे टू ग्रीडी नेक्सस से सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो ट्रीज़ हैं, पौधे जो होते हैं यहाँ पर, पेड़ पौधे कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर उनको कटवा दिया गया। लगभग 6000 ऐसे ट्री थे जिनको कटवाया गया। कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया इको टूरिज़्म, कि यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बनानी है टूरिज़्म के लिए, जो यात्री आते हैं। और कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये जिम कॉर्बेट इसका पूरा नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड के अंदर है और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क बनता है, यानी सबसे प्राचीन नेशनल पार्क भी ये है। इसी के अंदर हमें एक टाइगर रिजर्व भी दिखाई देता है कि टाइगर्स जो है उनको भी यहाँ पर रखा जाता है, इसीलिए आप यहाँ पर देख भी पाएंगे टाइगर कैसे बैठा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये बात जाती है तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कैसे कुछ लालची लोगों के नेक्सस की वजह से यहाँ पर जो ट्रीज़ थे उनका शिकार हो गया है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल भी बनाया है और उस पैनल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम देखेंगे कि बफर जोन के अंदर सफारी करना इम्पोर्टेंट, या फिर हम बोलेंगे कि अलाउड होना चाहिए या भी नहीं होना चाहिए। उस पैनल की रिपोर्ट आएगी तो हम उसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन करेंगे। हालांकि अभी के लिए बफर जोन में यहाँ पर जो अलाउड है वो किया जाता है सफारी करना। अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई भी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। इसमें आप आके देखेंगे कि यहाँ पर मैं आपको प्रीलियम से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हमें डेली बेसिस पे आती है उनकी शॉर्ट समरी बना के दे देती हूँ पॉइंट्स के अंदर, ताकि आप रात को या सोने से पहले एक बार उनको 5 मिनट का टाइम देंगे और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका हिस्सा बन जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी 1 ईयर का करंट अफेयर है, मेंस का हम बहुत डिटेल में यहाँ पर भी पढ़ते हैं, प्रीलिम्स का भी पढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके से प्रीलिम्स का कुछ स्पेसिफिकली नहीं देखते। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली बिल्कुल अलग से एक आर्टिकल्स और उनकी समरी आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो पीपीटी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी जिसमें सभी आर्टिकल्स है, अगर उनका पीडीएफ आपको चाहिए कि हम उसमें से भी पढ़ सके न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि है द थिन फैट इंडियन। देखिए ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है चितरंजन एस यान्जनिक के द्वारा, और इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला है थिन फैट इंडियन का। यहाँ पर ऑथर जो है वो खुद में एक डॉक्टर रह चुके हैं और इन्होंने ही बहुत सारी रिसर्च की है। ये हार्वर्ड से भी पढ़ के आए हुए हैं और हार्वर्ड में ही इनको ऐसा लगा, जाकर ये पता चला कि इंडियंस का जो बीएमआई है, इंडिया की जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो एक्चुअली में किसी यूरोपियन से, आप देखेंगे किसी यूरोपियन को वहाँ पर, तो उनसे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा है। देखिए बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स में यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपकी बीएमआई को तोला जाता है, आपकी केजीज के हिसाब से आप में कितना वजन है और मीटर के हिसाब से कि आपकी हाइट कितनी है। तो बॉडी और हाइट का ये पूरा का पूरा शिफ्ट है। यहाँ पर ये बताते हैं कि जब ये अपनी स्टडीज़ कर रहे थे तब इन्होंने देखा कि कैसे इनके एक प्रोफेसर थे जो 80 केजीज के अराउंड थे और ये इनका वेट केवल 50 के अराउंड था, जो कि काफ़ी अंडर न्यूट्रिशनड भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से भी, या फिर स्टंट भी आप इसको बोल सकते हो, कि काफ़ी हाइट के मुकाबले काफ़ी पतले ये हुआ करते थे। फिर भी जो इनके प्रोफेसर थे उनका यहाँ पर जब हम देखते हैं ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल, तो वो काफ़ी अच्छा था, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा था एज़ कम्पेयर टू हिम। अब यूजुअली हम ये मान लेते हैं कि जहाँ पर ओबेसिटी बढ़ेगी यानी कि मोटापा आएगा, वहीं पर डायबिटीज़ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ग्लूकोज का जो लेवल होता है, जो पेनक्रियास होते हैं, वो इतना ज़्यादा इंसुलिन या तो निकाल नहीं पाते हैं, या फिर निकाल भी पाते हैं तो वो जितना बॉडी को चाहिए उतनी मात्रा में पूरा नहीं कर पाता है। या फिर अगर टाइप 1 की डायबिटीज़ हो, जो कि बहुत ही रेयर होती है, तो उसमें क्या होगा कि आपका इंक्रीज़ तो करेगा लेकिन रेसिस्टेंट हो जाएगा वो, या वो काम ही नहीं कर पा रहा है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ की यहाँ पर बातें हुई, और टाइप 2 के अकॉर्डिंग इनको पता चला कि इंडियंस में जो ये कैपेसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा है कि यूरोपियंस। अब हम अगर थोड़ा पीछे चलते हैं इंडिया के लेगेसी के ऊपर, तो हमें ये समझ में आएगा कि इंडिया के अंदर अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा रहा है।
अंडर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण जो है वो कम मिलता है। अब आप पोषण को खाने से कंपेयर मत कीजिएगा। देखिए, फूड सिक्योर इंडिया हो चुका है, पहले फूड सिक्योरिटी इंडिया के पास नहीं थी, लेकिन फूड में और न्यूट्रिशन में बहुत फ़र्क है। फूड क्या होता है? आपका खाद्य पदार्थ होता है या खाना होता है, और न्यूट्रिशन होता है आपका पोषण। अब फूड तो कुछ भी हो सकता है, अनाज हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं, लेकिन पोषण में आप क्या आते हैं? कार्ब्स के आपने कार्बोहाइड्रेट्स कितना लिया, विटामिन आपके कितने गए हैं, प्रोटीन आपने कितना लिया है। तो ये सब जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के, उनको पोषण बोला जाता है, उनको हम न्यूट्रिएंट्स की मात्रा में यहाँ पर रखते हैं। फिर देखना ऐसा पता चला कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जब एक इंडियन मान लीजिए उसमें इतना कम वजन है, फिर भी उसका मेटाबॉलिज्म किसी यूरोपियन से, जो कि हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ वहाँ पे मिलती है, या फिर अमेरिकन से, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि अमेरिका के अंदर तो ओबेसिटी लगभग 20 सालों से सबसे बड़ी समस्या थी, तो डायबिटीज़ उसके साथ साथ आ रहा है। ये एक जाना माना फैक्ट है। लेकिन इंडियंस में ऐसा कैसे हो रहा है कि उनका ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल इतने ज़्यादा 30 kg, जिनका BMI जो है वो ज़्यादा है किसी इंडियन से, उसमें भी उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इंडियंस में है। क्या इसमें कुछ जेनेटिक्स की महत्वता यहाँ पर आती है? बिल्कुल, जेनेटिक्स भी यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि हमारे जीन्स में ही ऐसा है, और लेकिन वो 10% तक का ही यहाँ पर फ़र्क डाल रहा है। अगर आपके जेनेटिक्स की, अगर आप इंडियन हो तो बिल्कुल आप सभी को ऐसा होगा। लेकिन इसका कारण क्या है? जब उधर यहाँ पर स्टडी करने जाते हैं तो इनको समझ में आता है कि इंडियन का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो थोड़ा सा गलत है। रीज़न, क्योंकि इंडियंस जो होते हैं उनका जो वेट होता है, उनका जो फैट होता है, वो एक्चुअली में पूरी बॉडी में प्रोपोर्शनेट ना हो करके एब्डोमिनल एरिया के आसपास ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। इससे ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो कि 800 ग्राम का, 800 ग्राम का यहाँ पर पैदा होता है और वो इंडियन है। अब उसी बच्चे को अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 2.7 kg का यहाँ पर एक बच्चा होता है, लेकिन वो यूरोपियन है, उस 800 ग्राम के बच्चे में ज़्यादा फैट आपको दिखाई देगा एब्डोमिनल एरिया के साथ पे, जहाँ पे क्या होगा कि आपके ऑर्गन्स जो है उनके आसपास में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, आप उसको रखते हो। अब दूसरा रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो ये भी हमें समझ में आता है कि ठीक है, डायबिटीज़ इसी वजह से कि इंडिया के अंदर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। दूसरा कारण है मदर्स की साइड से, जेनेटिक्स में अगर हम जाते हैं तो, क्योंकि इंडिया के अंदर, इंडिया वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसमें गेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है वो माताओं को ज़्यादा होता है। अब ये क्या होता है? देखिए, गेस्टेशनल जो पीरियड होता है वो होता है गर्भ का समय, कि जब आपके कोई भी फीमेल अगर किसी टाइम पे प्रेग्नेंट है तो वो जो पीरियड होता है उसको ये बोला जाता है। अब उस पीरियड के दौरान में बहुत सारी महिलाओं को डायबिटीज़ हो जाता है, यानी मधुमेह की शिकायत होती है, और वही जो फैट होता है, वही जो डायबिटीज़ होता है, वही बच्चे के फैट के अंदर भी क्या हो जाता है कि जमा हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हमारे बहुत सारे इंडियंस के अंदर है ही। अभी हम देखते हैं कि इसका निवारण क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया में जो डायबिटीज़ है उसका बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा किसको है? वुमेंस को है, औरतों को है। और इसी वजह से सोल्यूशन भी जो आता है, वुमन से ही फिर बेबी का, बच्चों का जन्म होता है, और वुमन से ही फिर बच्चों में से दोबारा हमें जेनेटिक वो चीज़ें मिलती हैं। तो इसका समाधान ये है कि इसको DNA मॉडिफाई ना करके, हमें कोई DNA को मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। रेदर आप लोगों को क्या करना है कि जो वुमन होती हैं और जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको अंडर न्यूट्रिशन ना जाने दीजिए। उनको क्या कर दीजिए, पहले ही आप इतना पोषण दे दीजिए ताकि जो बच्चा होता है उसको पोषण अच्छे से मिले, और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कुछ समय के बाद, एक जो जनरेशन्स के बाद में, जो हमारा जेनेटिकली जस्ट 10% जो भूमिका निभा रहा है वो बहुत कम हो जाएगा। और इंडिया जो ये डबल बर्डन इंडिया के ऊपर अभी आने वाला है। क्या डबल बर्डन? कि एक तो इंडिया में ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और दूसरा यहाँ पर डायबिटीज़, या फिर हम कह सकते हैं कि डिजीज़ बढ़ेंगी। तो ये डबल बर्डन कम हो सकता है। और ओबेसिटीज़ क्यों बढ़ रही है, ये हम ऑलरेडी पहले वाले जो आर्टिकल्स हमारे थे 2-3 दिन पहले, तब हम देख चुके हैं कि ओबेसिटी रिचनेस की वजह से नहीं बढ़ रही है, रेदर जो अच्छा खाना है वो महंगा है, और जो सड़क पे यहाँ पर खाना मिलता है, चाहे वो समोसे जैसी चीज़ें हों या जो भी फास्ट फूड होता है, वो सस्ता मिलता है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत कम होते हैं और फैट बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से आपका जो फैट का कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा होगा, और फिर पीपल क्या होंगे? ओबीज होंगे।
इम्पोर्टेंट हमारे लिए कहाँ हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 में भी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीमिंग की बात हो रही है कि जो मदर्स होती हैं उनके लिए हम अच्छे से स्कीम वगैरह करके फूड न्यूट्रिशन सब कुछ उनको अप्लाई करवा सकें। जीएस पेपर 3 के अंदर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हेल्थ के अंदर। तो इसी वजह से मेंस के पर्सपेक्टिव से मेनली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखने में आपको आंसर लिखने में भी काम आएगा, ऐसे लिखने में भी काम आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिमेंबरिंग द फॉरगॉटन वुमन ऑफ साइंस इन इंडिया। देखिए, आज आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन आज वुमेंस डे है, महिलाओं का दिवस। और आज के दिन यहाँ पर जो ऑथर है वो कह रही हैं कि कैसे साइंस के अंदर कुछ ऐसी महिलाएं आई हैं जिनको भुला दिया जाता है, कैसे अलग अलग कैटेगरीज में ऐसा माना जाता है कि कुछ फील्ड ऐसी हैं जो केवल और केवल मेंस के लिए है, कुछ फील्ड ऐसी हैं जो केवल और केवल फीमेल्स के लिए हैं। तो ये एक ऐसा हमने ब्रैकेट बना दिया है समाज के अंदर, जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो आर्टिकल लिखते हैं, सोमा बासु जी उनका नाम है, और वो कहती हैं कि कैसे वुमेंस डे के ऊपर हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर हमारा जो साइंस इतनी बड़ी फैकल्टी है, इसरो जैसी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इवन वर्ल्ड वाइड हम लोग अपना नाम कर रहे हैं एज अ इंडियंस की। इंडियंस का स्पेस सेंटर बहुत अच्छा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियंस, फार्मा के अंदर आप देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छा हमारा नाम है। लेकिन उसके अंदर आज तक का देखिए, एक इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बनाई गई थी, जो पहले के हमारे नोबल लिटरेट सीवी रमन थे, उन्होंने बेंगलुरु में लगभग 1934 के अंदर इसको बनाया गया। और इसमें से जब डाटा लिया गया है 1934 से लेकर 2024 तक का, तो ये पता चलता है कि आज तक का केवल 14% वुमन ही ऐसी थी जो इसके ऊपर काम कर पाई हैं। जितनी भी फैकल्टी यहाँ पर होती थी, तो उनमें से केवल 14%, लगभग एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं था कि वुमेंस की इसमें आ पाई हो। इसके अलावा हमारे पास एक और ऐसी चीज़ें आप लोग समझेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वुमेंस यहाँ पर नहीं आई है। तो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है एक शांति शवरू भटनागर प्राइज़ का, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर दिया जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। जो कि अगर कोई साइंटिस्ट बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स या इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, इन किसी के अंदर भी अगर बहुत अच्छा कुछ करके दिखाता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अभी तक ये अवार्ड लगभग 571 साइंटिस्ट को मिल चुका है, और उनमें से हम देखते हैं कि केवल और केवल लास्ट 20 ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये दिया गया है। तो 571 साइंटिस्ट में से 20 ऐसे फीमेल साइंटिस्ट निकल के आए जिनको ये अवार्ड मिला। और सबसे जो पहला अवार्ड दिया गया था किसी फीमेल को, वो मिला था 1961 में, और जो लास्ट यहाँ पर अवार्ड दिया गया है वो मिला है 2020 के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा हमें ये दिखाई देता है कि बायसनेस तो है। अब इसी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। लोगों का कहना है कि ये बायसनेस इसी वजह से है क्योंकि पेरेंट्स, पेट्रियार्कल सिस्टम हमारा है, और पेरेंट्स का मानना ये है कि आप लोगों को, जो वुमेन है, उनको साइंस जैसी फील्ड में काम करने की क्या ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, जब हम बात करते हैं फीमेल्स की, जब हम बात कर रहे हैं पूरे हेल्थ सेक्टर की, तो पिछले आर्टिकल में भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यूरोपियन ऐसे हैं जिनकी हाइट लगभग 15 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है पिछले 20 सालों में। और हम कैसे हैं, इंडियंस ऐसे हैं जिनकी कोई भी इस ग्रोथ नहीं हुई है। तो उनकी पेरेंट्स से हाइट ये बढ़ी है कि उनके माता पिता जितनी हाइट के होते थे, यूरोपियंस का क्योंकि पोषण अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा है, तो वह उनसे 15 सेंटीमीटर और लंबे दिखाई दे रहे हैं। ये हर फील्ड में लागू होता है। आप कहीं पे भी अगर काम अच्छा करेंगे तो आप लोगों का नाम सामने आकर दिखाई देगा ही। तो ऐसे ही जब हम वुमेंस को भी इसमें से कंपेयर करते हैं, तो वुमेंस अगर नहीं आ रही हैं और आ भी रही हैं तो केवल 20 लेके आ रही हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि वो क्यों नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे हाइट ना बढ़ने का रीज़न क्या है? हमारे यहाँ पे हाइट ना बढ़ने का रीज़न है अंडर न्यूट्रिशन, की पोषण पूरा नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यही ले सकते हैं कि वो जो सपोर्ट चाहिए होता है किसी को ऊपर बढ़ने के लिए, वो सपोर्ट फैमिली की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, खास करके जो फीमेल चाइल्ड होते हैं उनको ऐसा। हालांकि अभी भी अगर हम हायर एजुकेशन के ऊपर भी जाते हैं, तो अगर हम पीएचडी का डाटा भी देखते हैं, जो कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आपको ये मिलता है, तो इसमें क्या मिलता है फिलोसफी ऑफ डायरेक्टरेट के अंदर में, इसमें भी आप देखेंगे कि कैसे जो पीएचडी है वो उसके कंपैरिजन में भी हायर एजुकेशन में मेल का और फीमेल का रेशो बहुत ही कम होता है। इवन अगर 10 आदमी पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक ऐसी फीमेल होंगी जो अपनी पीएचडी को पूरा करेंगी। तो ये एक समस्या बिल्कुल सामने दिखाई देती है। मेंस के लिए आपको ये कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए थे, ये आप अभी याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नेवी कमीशन INS जटायु MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। देखिए, इंडियन नेवी ने वेडनेसडे को INS जटायु को मिकोये आइलैंड के ऊपर भेजा है। अब मिनिकोय आइलैंड का है, लक्षद्वीप में ये आइलैंड है, और इसके ऊपर भेजा गया है यहाँ पर INS जटायु को। INS का क्या मतलब होता है? इंडियन नेवी शिप। और जटायु का क्या मतलब है? यहाँ पर जटायु उसका नाम रखा गया है कि इंडिया की नेवी का शिप है जटायु, वहाँ पर जाएगा। क्या काम करेगा? इसका काम होगा बेसिकली, क्योंकि ये 9 डिग्री चैनल के काफ़ी करीब है, तो इसी वजह से एक 9 डिग्री चैनल क्या है हमारा कि मैरीटाइम का, यहाँ पर समुद्री जितना भी ट्रैफिक लगता है, बहुत सारे लोग यहीं से आते जाते हैं, शिप्स को लेकर आते जाते हैं, तो उसके काफ़ी करीब ये जाके खड़ा होने वाला है। तो सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग दोनों ही कामों में इंडिया को इससे आसानी होगी। अपनी सुरक्षा इससे इंडिया बनाए रख सकता है, देख सकता है। उसके अलावा दूसरा जो यहाँ पर भेजा गया है वो भेजा गया है MH-60R। देखिए, अब ये एक हेलीकॉप्टर है, और कैसा हेलीकॉप्टर है? मल्टी रोल इसका हो सकता है, बहुत सारे काम ये कर सकता है एक साथ में। और इसको क्या नाम दिया गया है? इसको सेक्रेट किया गया है INAS 334 सी हॉक्स एट कोची। तो कोची का जो यहाँ पर है वहाँ पर इसको भेजा गया है, और इसके अंदर इसके साथ में गए हैं 48 ऑफिसर, 170 मैन और भी कमेंडेड किए गए हैं यहाँ पर कैप्टन के द्वारा, जो लेके गए हैं एयरक्राफ्ट को। और सेरेमनी जो है वो काफ़ी सी हॉक्स को लेके, हेलीकॉप्टर्स को लेके एक हिस्टोरिकल मोमेंट ये यहाँ पर माना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में भी इसको फॉलोअप किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में रखा गया है कि वाई लक्षद्वीप बेस INS जटायु मैटर्स। देखिए, अब ये दो न्यूज़पेपर पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि द हिंदू में आपको बहुत कम न्यूज़ इसके रिगार्डिंग बताई, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है कि क्यों मैटर करता है INS का जटायु का बेस जो लक्षद्वीप पे आप जा रहे हो। अब लक्षद्वीप आपको पता चलेगा, यहाँ पर लक्षद्वीप है, इधर मालदीव्स है, यहाँ पर हमारा इंडिया है, और यहाँ पर हम देख पाएंगे केरला को, और ये है कोची जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स गए हैं। वेडनेसडे को ही ये जा चुका है। अब हम देखते हैं कि नेवल बेस से इसको भेजा गया है। कारण क्या है? क्योंकि जो लक्षद्वीप है उसके सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो स्ट्रेटेजिक आइलैंड है लक्षद्वीप का, उसकी सिक्योरिटी के लिए इसको भेजा जा रहा है इंडिया की तरफ से। अब इंडिया का कुछ पहले भी एक नेवल डिटैचमेंट हो चुका है मिनिकोय आइलैंड के ऊपर, जिसका नाम था INS दिव्य प्रकाशन इन कावारत्ती, जो कि 2012 के अंदर यहाँ पर भेजा गया था। और INS जटायु जो है वो सेकंड नेवल बेस होने वाला है। अब यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी चाहिए। अब जटायु नाम सुन के ऐसा लगता है कि कुछ उड़ने वाला होगा, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? एक शिप होने वाला है जो यहाँ पर तैनात रहेगा। INS जटायु को 2 दिन बाद कमीशन किया गया, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो प्रविंद जागुनाथ है मॉरिशस के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, उन दोनों ने इनॉग्रेट किया था एक एयर स्ट्रिप को और एक जेटी को, जो कि मॉरिशस आइलैंड के एगालिगा ऑफ कोस्ट पे बनाया गया है। और अभी यही है कि देखिए, हमारे जो मिनिकोय आइलैंड है और अगाती आइलैंड है, इनके ऊपर भी ऐसा सोचा जा रहा है कि इनके ऊपर भी एक एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी, यानी कि वहाँ से मिलिट्री के जितने भी हवाई जहाज़ होते हैं या फिर सिविल एयरक्राफ्ट होते हैं, वो दोनों को ऑपरेट कर पाए, वहाँ से वो दोनों जा पाए। इम्पोर्टेंट क्या है? लक्षद्वीप के बारे में कुछ जान लेते हैं। लक्षद्वीप का मतलब होता है, अगर आप संस्कृत और मलयालम में से समझेंगे तो 100,000 आइलैंड, यानी कि 100,000 आइलैंड्स का समूह इसको बोला जा सकता है, यही इसके नाम का मतलब है। लेकिन अभी इसके अंदर 36 आइलैंड्स हैं, जो कि 220 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर बने हुए हैं, और ये लगभग 440 किलोमीटर दूर है कोची से, यानी कि हमारा जो मेन लैंड है उससे ये 440 किलोमीटर दूर है। आइलैंड में से 36 आइलैंड्स में से हम देखते हैं कि 11 ऐसे आइलैंड हैं जो इनहेबिटेटेड है, जिनके ऊपर इंसान रहते हैं, और टोटल एरिया उन 11 आइलैंड्स का कितना है? लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर ही है। तो लक्षद्वीप जो है वो एक पार्ट है एक कोरालाइन आइलैंड्स का, जो कि इंडियन ओशन में है, मालदीव से इंक्लूड करते हुए वो चागोस तक जाती है। और यही है कि इंडियन ओशन के अंदर लक्षद्वीप की बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने INS वगैरह को भेज रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि देखिए मिनिकोय जो है वो एक्चुअली में वाइटल सी लाइंस कम्युनिकेशन के ऊपर आता है। तो ये वाइटल सी लाइंस कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ये ऐसी कम्युनिकेशन होती है, वाइटल यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। तो मेन जो मैरीटाइम हाईवेज हम बोल सकते हैं, समुद्री हाईवेज को आप देख नहीं पाएंगे, लैंड के हाईवेज आपको दिखाई दे देते हैं, लेकिन यही होते हैं जब डिग्री 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल इसके ऊपर है। हम जब ये सब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ठीक है यहाँ पर कोई हाईवे है और यहाँ से बहुत सारे शिप जो होंगे वो निकलेंगे। तो इसी प्रकार से जो 8 डिग्री चैनल है वो एक्चुअली में मिनिकोय आइलैंड के बीच में आता है और साथ में मालदीव्स के बीच में आता है। तो अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, 8 डिग्री चैनल के नाम से। और जो 9 डिग्री चैनल है वो आता है यहाँ पर अगाते आइलैंड और मिनिकोय के। तो ये 8 डिग्री है, ये 9 डिग्री चैनल है और ये मेन क्लस्टर है, इन्हीं से बहुत सारे शिप्स यहाँ से होकर जाते हैं। और यहाँ पर जो नेवल बेस बनाया जाएगा लक्षद्वीप के ऊपर, उसकी कमांड जो होने वाली ऑपरेशनल कमांड वो भी नेवल के ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा यहाँ पर होगी और वो इसको एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा हो रहा है। तो इसका काम यही होने वाला है कि ये जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और लक्षद्वीप के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन या अपनी प्रेजेंस यहाँ पर रख सके इंडिया को, ताकि सेफ रखा जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द टेल ऑफ हैव मनी बाय मिराकल। देखिए आर्टिकल लिखा गया है मुरली नीलकंठम के द्वारा और डॉक्टर पार्थ शर्मा, दोनों ही बात कर रहे हैं एक दवाई की या ड्रग की। कौन सी दवाई है, उसका नाम है सीमाग्लूकोटाइड। ये एक ऐसी ड्रग है जिसको बनाया गया था टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। अब टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत सारे टाइम से अगर कोई भी सोशल मीडिया पे यहाँ पे रहे तो वो देख पाएंगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो इसको प्रमोट कर रहे थे, इवन कार्डेशियंस वॉज वन ऑफ देम। और ये कह रहे थे कि इससे वेट लॉस होता है और इसी वजह से क्या करना चाहिए, इसको खाना चाहिए। तो वेट लॉस इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप अगर इसको खाएंगे तो एक इफ़ेक्ट इसका ये है कि ये आपके इंसुलिन को ठीक करेगा, दूसरा इफ़ेक्ट इसका ये है कि एक्चुअली में ये आपका वेट लॉस करेगा, आपके वजन को घटाएगा। अब यही इंडिया में किया जा रहा है कि इंडिया के कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस ड्रग्स को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस इन्फ्लुएंसर इसको ले रहे हैं, कुछ अमीर लोग भी इसको ले रहे हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि उनका वज़न जल्दी से जल्दी यहाँ पर कम हो सके, कारण यही है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये इंडिया के अंदर एक्चुअली में रेगुलेट की ही नहीं गई है, यानी कि इंडिया के अंदर इसको कोई लाइसेंस ही नहीं मिला है। लाइसेंस क्यों नहीं मिला है, क्योंकि देखिए इंडिया में जब किसी भी नई दवाई को लाइसेंस लेना होता है तो उनको पहले ट्रायल करने पड़ते हैं और कम से कम 2 साल तक उनको टेस्टिंग के ऊपर रखा जाता है, फिर उनको लाइसेंस दिया जाता है। अगर कोई अब नॉर्मल कंडीशन नहीं है या फिर ऐसे अफोर्सिन कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन नहीं है जैसा कि यहाँ पर कोविड में हम देख पाए थे, तो उस टाइम पे लाइसेंस बहुत जल्दी जल्दी दिए जा रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है रेगुलेटर्स के द्वारा। अब क्या किया जाए, अब ये होता है कि डॉक्टर्स अगर कोई प्रिस्क्राइब करके लिख देता है तो आप इन ड्रग्स को बिना लाइसेंस के कहीं और से वर्ल्ड से मंगवा सकते हो, ये परमिशन इंडिया में है और इसी का फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इसमें एंगेज हो रहे हैं, केवल उनको क्या करना है, अपना वेट लूज़ करना। और इसी वजह से इसका नाम भी क्या रख दिया गया है, मिराकल ड्रग। मिराकल क्या होता है, कुछ ऐसा जो सोचा ना जा सके, जादुई कोई चीज़ हो जो कि बिल्कुल एकदम से आपको क्या करेगी, पतला कर देगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रमोशन किए जा रहे हैं, इसके एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, ये गलत है। अब ऐसा ही पहले एक बार भी हुआ था यूएसए के अंदर, जब हम देखते हैं कि लगभग 10 साल पहले यूएसए में ऐसी एक अदर वेट लॉस ड्रग आई थी मार्केट के अंदर कि बहुत जल्दी वेट लॉस करती है, जिसका नाम था डीमेटिस्टिफाइड। अब ये जो मेडिसिन थी इसने फार्मा कंपनीज में बहुत इसको बेचा, लेकिन फिर जब इसके ऊपर केस होता है तो बहुत सारे लोगों को इससे डैमेज हुआ और इनको 4 बिलियन जो है डैमेज के अंदर वो वापस देने पड़े तो कोर्ट को। तो यही होता है कि हर बार कुछ न कुछ आएंगे। अब हमारी जेनेटिक्स बिल्कुल अलग है, अगर हम यहाँ पर आते हैं, हमारा बॉडी, इवन हमने अभी देखा कि कैसे पिछले आर्टिकल्स के अंदर जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बातें कर रहे थे कि कैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा खतरा है। हम लोग वैसे ही अगर हम पतले भी होते हैं, अगर आपका वेट बहुत कम भी है तो भी आप डायबिटीज़ के ऊपर खड़े
बढ़े हुए हैं, अभी भी आपको डायबिटीज़ का खतरा एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर में। तो ये सब पहले ही हमारे साथ, और फिर आप क्या करते हो कि ऐसी ड्रग्स लेके आ सकते हो सकता है कि वो कहीं पर किसी और के ऊपर अच्छे से काम कर गई हो, लेकिन शायद वो इंडिया में इतने अच्छे से काम नहीं करेगी। लेकिन ये सब सवाल उठते हैं, देखिए डॉक्टर्स के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि क्या उनको पता नहीं है इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो जाएंगे, क्या उन्होंने सच में इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली है, इतना ज़्यादा पढ़ाई कर ली है कि उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। नहीं किया तो वो इनको प्रमोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो क्या रेगुलेटर्स पे भी इसका सवाल उठता है कि क्या रेगुलेटर्स को इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और यही सब चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान यहाँ पर इस तरफ दिलवाया गया है दोनों ऑथर्स के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्राइम अगेंस्ट फॉरेनर इन इंडिया रेयरली रिजल्ट इन कन्विक्शंस। देखिए ये एक दुर्घटना की बात कर रहा है आर्टिकल में। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि स्विस से लेकर एक जोड़ा, एक दंपति जो है हस्बैंड एंड वाइफ, वो आते हैं इंडिया के अंदर, और वो एक्चुअली में यहाँ पर नेपाल से लेकर वेस्ट बंगाल जा रहे थे। और उस समय के दौरान वो क्या करते हैं कि झारखंड के एरिया के अंदर एक गाँव है, वहाँ पर वो लोग स्टे के लिए रुक जाते हैं। अब ये स्विस है, तो ये जो कपल है एक्चुअली में ये क्या कर रहा था, वहाँ पर रेस्ट कर रहा था। तभी क्या होता है कि 10 लोग वहाँ पर आते हैं, इनसे पैसे छीनते हैं, 10,000 रुपये इनसे कथित तौर पे ले लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। और उसके बाद में ये क्या करते हैं कि हस्बैंड को हरेस करते हैं और वाइफ का यहाँ पर गैंग रेप कर दिया जाता है। इसके बाद में इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। इसी केस में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन ये कोई इकलौता केस नहीं है, ऐसी ही एक दुर्घटना पहले भी हुई थी लगभग 10 साल पहले, 2014 के अराउंड में ये टाइम पीरियड था, जहाँ पर ऐसे एक स्विस महिला आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। वो साइकिलिंग कर रहे थे और वहाँ पर भी उनके साथ ऐसे गैंग रेप होता है। नेशनल हाईवे 75 के आसपास वो थे। और उसके अंदर भी लगभग 40 दिनों के बाद में हम देखते हैं कि कैसे एक वुमन और आती है जो कि लतावियन वुमन थी, वो डिसअपियर हो जाती है, एक जगह से आई हुई थी लताविया से, और 40 दिन के बाद उसकी बॉडी मिलती है। जब उनकी बॉडी मिलती है तो उसको क्या किया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है और पता चलता है कि उनको रेप किया गया था और उसके बाद में उनका मर्डर कर दिया गया। तो ऐसी दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा मामलों में इंडिया में देखने को मिली है, लेकिन इनमें से जस्टिस कितनों को मिला, इनमें से कन्विक्शन कितने लोगों को मिला, ये जानने की बात है। तो देखिए क्राइम इंसिडेंट है, 10 साल का ये डाटा है, 2016 से लेके 2026। एक्चुअली में 10 साल का नहीं, ये एक्चुअली कितना 6 साल का ही डाटा है। और उसमें आप देखेंगे कि क्राइम के इंसिडेंट कितने हुए। चोरी लगभग 886 ऐसे फॉरेनर्स जो इंडिया में आए हैं उनके साथ हुई है। वुमन के ऊपर, उनकी मोडेस्टी के ऊपर यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि आउटरीच कितना हुआ है तो 180 बार रिपोर्ट की गई है। रेप यहाँ पर 148 वुमन के साथ हुआ है, चीटिंग 144 के साथ हुई है, सिंपल हार्ट 84, मर्डर हम देखेंगे 79 फॉरेनर्स ऐसे आए थे जिनको इंडिया के अंदर मार दिया गया, मर्डर हो गया, रॉबरी 79, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 65 के ऊपर लगता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पर 57 की होती है। और इनमें से केस डिस्पोज कितने हो जाते हैं, 40 डिस्पोज हो जाते हैं। और 10 ऐसे केस आते हैं 886 में से जिनको क्या होती है कि सज़ा मिलती है। ऐसा ही अगर हम रेप के केस में देखें तो 148 रेप की रिपोर्टिंग होती है, उनमें से 7 ऐसे केसेस होते हैं जिसमें यहाँ पर कन्विक्ट्स को सज़ा दी जाती है। तो यही रेशो है कि मर्डर होता है 79 का और उनमें से केवल 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें से यहाँ पर जिसको मर्डर किया गया और उनको सज़ा मिली, कन्विक्शन मिला। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि इंडिया में कोई टूरिस्ट आपके यहाँ पर आ रहा है तो फिर इंडिया को एज ए अनसेफ सिटी आंकड़ों के हिसाब से क्यों ना बोल दिया जाए, एक अनसेफ कंट्री क्यों ना बोल दिया जाए, क्योंकि आप जो केसेस हैं वही नहीं कर पा रहे हो। चलिए दुर्घटना तो कर दी गई है लेकिन आपने जस्टिस नहीं दिया और उसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार और ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। खैर बहुत ही शर्म की ये बात है हर भारतीय के लिए, जो भी भारत का पीपल यहाँ पर है, एक इंडियन है। और हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में एक्चुअली में क्रिटिक्स होना चाहिए, उनके बारे में बुरा बोलना चाहिए अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे हैं और उनको दिखा सकते हैं तो। नेक्स्ट हम चलते हैं द इटालियन टॉप कोर्ट रूलिंग ऑन सी माइग्रेंट्स फ्रॉम लीबिया। देखिए ये क्या हो रहा है कि इटालियन यानी कि इटली की ये बात की जा रही है और इटली के जो टॉप कोर्ट है उन्होंने सी माइग्रेंट्स से जो लीबिया से आए थे उनके ऊपर एक रूलिंग दी है।
यहाँ पर कुछ समय पहले ऐसा होता है कि एक शिप पे, जुलाई 2018 की बात है, एक शिप था इटली का जिस पे यहाँ पर लगभग 108, उसका नाम था 28, यहाँ पर असो 28, उसमें 101 माइग्रेंट्स थे जिनको पकड़ लिया गया। अब उन माइग्रेंट्स में से, माइग्रेंट्स क्या होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं बेसिकली। अब उन 101 जो थे उनमें से 5 ऐसी महिलाएं थी जो प्रेग्नेंट भी थी। अब ये जो महिलाएं थी प्रेग्नेंट थी, ये सभी माइग्रेंट्स एक्चुअली में इटली जाना चाहते थे, लेकिन ये थे कहाँ के, लीबिया के थे। अब ये जो लीबिया कंट्री के रहने वाले थे, ये पता चल जाता है, जो वहाँ के शिप के यहाँ पर हम देखते हैं कि होस्ट होते हैं, उनको ये पता चल जाता है और वो उनको पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ के क्या करते हैं कि वापस से लीबिया के अंदर छोड़ आते हैं। इसको पता चलने के बाद में यहाँ पर जो इटली की गवर्नमेंट है, इटली के अंदर कोर्ट में ये अब केस चल रहा है, वो बताते हैं कि ये एक्चुअली में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि इनको लगता है कि वो लोग इसी वजह से यहाँ से भाग रहे थे, क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर वो एक अनसेफ कंट्री, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग उसको डेजिग्नेशन दिया गया है, और अनसेफ कंट्री होने की वजह से आप वापस से उनको वहाँ पर नहीं छोड़ सकते हो। तो यही केस हो रहा है लीबिया के अंदर में कि अंडर आर्टिकल 98 ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो कन्वेंशन होता है किसी भी सी के अंदर में, तो शिप मास्टर को ये रिक्वायर है कि अगर वो किसी भी इंसान को वो पाता है सी के अंदर में, शिप के ऊपर वो चल रहा था, तो उसको लेके आएंगे। अगर वो डेंजर है, लॉस्ट हो गया है किसी भी कारण से, तो उनको आप एक सेफ़ जगह पर लेकर जाएंगे, किसी कंट्री में लेकर जाएंगे जो भी आपकी कंट्री है, सेफ़ है। अगर वो जैसे इटली हो गई, माल्टा हो गई, इग्नोर नहीं किया जाएगा उनको। तो यही सब है, इसी वजह से वहाँ पर केस चल रहा है। इन IR के लिए हमारे लिए बस इस केस में से कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना ज़रूरी था, वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। बात करें तो इंडिया की, इटली की लोकेशन यहाँ पर है, लीबिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। बीच में हमें मेडिटेरियन सी दिखाई देता है, और इसी के सहारे यहाँ से लोग क्या करना चाहते थे, इटली या यूरोप के अंदर जाना चाह रहे थे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मीथेन ईस्ट। अब मीथेन ईस्ट क्या है, देखिए मीथेन ईस्ट एक्चुअली में यहाँ पर मीथेन सेट है। ये मीथेन को आपको पता है गैस होती है, सेट यानी कि जहाँ पर भी लगेगा सैटेलाइट होता है। तो एक सैटेलाइट है जिसका नाम ही रखा गया। अब ये मीथेन सेट क्या करेगी, इसको छोड़ा जा रहा है यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन के साइज़ की जितनी ये सैटेलाइट है, और इसका काम है कि ग्लोबल स्केल पे जो भी मिशन यहाँ पर जो भी सैटेलाइट, जो भी कंट्री के कुछ ऐसे पावर प्लांट हो सकते हैं जो भी सबसे ज़्यादा मीथेन को इमिट करते हैं अर्थ के ऊपर, उनका ये नाम लेगी, पब्लिकली उनका डाटा यहाँ पर दिखाया जाएगा, और ये उसी के स्पेस में यहाँ पर भेजी जा रही है। अब इसको भेजा किसने, इसको भेजा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और इसके पीछे जो एंटिटी है उसका नाम है एनवायरमेंटल डिफेंस फंड। अब ये नॉन प्रॉफिट है, इसके साथ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साथ में जुड़ी हुई है, उसके अलावा न्यूजीलैंड का स्पेस एजेंसी इसके साथ में जुड़ी हुई है, और ये सब मिलकर इसको भेज रहे हैं ताकि जो यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सेफ़ रखा जा सके। अब ये मीथेन के इमिशन को ट्रैक क्यों करने वाला है, देखिए रीज़न ये है क्योंकि मीथेन जो है वो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड ग्रीन हाउस गैस है। पहला रीज़न ग्रीन हाउस गैस है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या है कि ग्रीन हाउस गैस तो है, साथ ही में ये क्या करती है, ग्राउंड लेवल ओजोन बना देती है। अब जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो देखिए, ओजोन वैसे तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। ओजोन एक्चुअली में होती क्या है, O3। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जब साथ में जुड़ जाते हैं तो ओजोन बन जाती है। ओजोन हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये अच्छी है जब ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, लेकिन जब ये नीचे आ जाती है, ग्राउंड लेवल पे बन जाती है, तो यही ओजोन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है ह्यूमंस के लिए, खास करके ह्यूमंस की स्किन के लिए, लंग्स के लिए। हम लोग इसको इतने अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से अगर यहाँ पर ये बन जाती है तो ये भी एक रिपोर्ट मानी जा रही है कि प्री मैच्योर डेथ होती है मीथेन की। जो ग्राउंड लेवल ओजोन है 2022 में रिपोर्ट आती है और बताती है कि लगभग पूरे विश्व के अंदर हर साल में 1 मिलियन, 10 लाख भी बोल सकते हैं या 1 मिलियन भी बोल सकते हैं, प्री मैच्योर टाइम से पहले डेथ हो जाती है इसकी वजह से। तो यही है कारण कि इसी वजह से यहाँ पर दिया जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि मीथेन का स्कोर क्या आएगा। देखिए ये जो सैटेलाइट होने वाली है ये एक्चुअली में दिन में से 16 से 17 बार यहाँ पर वो करती रहेगी, आपके राउंड लगाएगी पूरे की पूरी अर्थ के चारों तरफ से, और उसके बाद में ये स्कोर देगी। ये एक्चुअली में क्या करेगी कि ये बेसिकली लेज़र नीचे डालेगी, और उसके बाद में जो सैटेलाइट है
ये यहाँ पर पता लगाएगी कि कौन सी कंट्री कहाँ से कितना ज़्यादा मीथेन आ रहा है। तो नीचे जो सैटेलाइट्स है वहाँ पर जितना ज़्यादा मीथेन आ रहा होगा वही इसको इंडिकेटेड होते हुए दिखाई देंगे, अलग अलग कलर में दिखाई देंगे। तो उससे ये पता लगा देगी कि कौन सी यहाँ पर हॉटस्पॉट है, कौन ज़्यादा जिम्मेवार है, किस कंट्री का इसके पीछे हाथ है, कौन सी इंस्टीट्यूशंस है, और उनको फिर ये पब्लिकली उनका नाम देंगे ताकि उनको भी थोड़ी शेम महसूस हो, शर्म महसूस हो, और उसके बाद में वो उसके ऊपर काम भी करें। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि है वाई हाई कोर्ट एक्विटेड साई बाबा अगेन। देखिए अभी ये एक केस है। केस क्या था कि इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जीएन साई बाबा। 2014 के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके अंदर? योपा के अंदर। अब योपा क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये भारत का सबसे स्ट्रिंजेंट, सबसे सख्त कानून है जब हम बात करते हैं आतंकवाद की तरफ में। इनको बोला जा रहा था कि ये माओइज्म के साथ में है, माओइस्ट जो हैं उनके साथ में ये काम करते हैं यहाँ पर, और इसी वजह से यही कारण दे के इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इनको पहले भी छोड़ दिया गया 2018 के आसपास में, फिर इनको दोबारा पकड़ा गया, और अब 2022 में एक बेंच बैठता है जस्टिस रोहित बी दुबे का, और ये लोग अभी भी आगे 2024 के अंदर हम देखते हैं कि सेकेंड टाइम इनको छोड़ते हैं। कहते हैं कि इनके खिलाफ जो भी यहाँ पर आप लोगों ने बोला था, एविडेंसेस कह लीजिए या फिर कारण कह लीजिए, वो कुछ भी एडिक्वेट नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे कि कितना समय हो गया, ऑलमोस्ट 1 डिकेड, 10 साल का समय इन्होंने जेल में काट दिया है, और अब हाई कोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पर उचित तरीके से इनकी जो जाँच वगैरह थी वो नहीं की गई थी, और इसी वजह से इनको छोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी बुरी बात यह है कि टाइम से निवारण नहीं होता है, किसी की ज़िंदगी के इतने सारे साल कहीं पे चले जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि केरला मैन किल्ड ऑन लेबनान बॉर्डर, द स्टोरी ऑफ इंडियन वर्कर्स इन इजराइल। देखिए लेबनान क्या है? एक देश है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आप बड़ा करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इजराइल है। इजराइल के अंदर यहाँ पर गाज़ा को भी हम देख पाएंगे। गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पर बहुत छोटी सी है, इधर है, इधर है, और इसी इजराइल के ऊपर जो कंट्री है वो है लेबनान। इसी के अगर आप देखेंगे ईस्ट में तो यहाँ पर सीरिया है, नॉर्थ ईस्ट में। फिर ईस्ट के अंदर जेरूसलम, जॉर्डन यहाँ पर एज अ कंट्री। जेरूसलम खुद में एक्चुअली में यहाँ पर इजराइल का ही भाग है, या गाज़ा के अंदर अभी आता है। तो ये है एक कंट्री लेबनान। अब इसी के बॉर्डर के पास में इजराइल में यहाँ पर हमारे इंडिया से गए हुए कुछ एग्रीकल्चर के लेबर गए हुए थे, यानी कि उनको क्या करना था? खेतों में जाकर लेबर का काम करना था। उनको बुलाया गया था क्योंकि इजराइल में क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो लेबर की जो डिमांड है वो भी कम है, और इसी वजह से उनको इंडिया जैसी कंट्रीज से लेकर जाया जाता है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लेबर होते थे वो पैलेस्टाइन से ही आ जाते थे, लेकिन जब वॉर हुआ, युद्ध शुरू हुआ, तो उनको वहाँ से भगा दिया गया, निकाल दिया गया, और अब यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्रीज से जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से डिमांड आई। पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा काम किया जाता था केयर गिवर का, कि आप नर्स बन के जाइए और जो वहाँ की पॉपुलेशन जो ओल्ड हो रही है उनको केयर दीजिए। और लेकिन अब जो है ये इंडियंस के लिए कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भी खोल दिया गया, एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम करना होता है उसके लिए भी यहाँ पर खोल दिया गया। तो केरला की तरफ से साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो ज़्यादा यहाँ पर जाने लगे, और केरला का एक आदमी जो थे वो यहाँ पर लेबनान बॉर्डर के पास में एक विलेज होता है वहाँ पर काम कर रहे थे, जहाँ पर लेबनान की तरफ से जो हेजबोला ग्रुप है, जो कि ऐसा भी माना जा रहा है कि एक ऐसा ग्रुप है जिसको ईरान भी यहाँ पर बैकएंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और लेबनान का ये पॉलिटिकल एक ग्रुप है जो कि गाज़ा के साथ में खड़ा हुआ है। इसी वजह से इजराइल के ये हमेशा खिलाफ में है। इन लोगों ने अटैक किया, और उसी अटैक में यहाँ पर क्या होता है कि केरला का जो मैन था उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो यही एक हमें अभी तक पता चला है कि इसमें और क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे, आगे की क्या बातें आएंगी, अभी इजराइल की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, और इंडिया इस पे क्या स्टैंड लेगा वो हमें बाद में पता चलेगा। उससे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे जो आर्टिकल है जो कि है 4th मास्ट कोरल रीफ ब्लीचिंग इवेंट सून व्हाट नोवा सेड। देखिए अब जो वर्ल्ड है, एक्चुअली सबसे पहले हमें ये बताना होगा मुझे आपको कि कोरल रीफ एक्चुअली में होता क्या है। देखिए कोरल रीफ होते हैं जो आप समुद्र के अंदर जाते हैं और ये खूबसूरत
पौधे जैसे आपको दिखाई देते हैं समुद्र के नीचे, उनको कोरल रीफ बोला जाता है। एक्चुअली में ये कोई ट्रीज़ या पौधे नहीं होते, ये कोरल रीफ जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं। लेकिन ये बहुत ही मैं बोलूँगी ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्लाइमी से नेचर के होते हैं। तो इनको अपनी सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं कि सोल्ट की मदद से कैल्शियम यहाँ पर निकलता है और उसी कैल्शियम से अपना ऊपर की ये बॉडी बना लेते हैं, सतह बना लेते हैं। अब जो ये बॉडी होती है ये इनको यहाँ पर रखती है, इन्हीं को कोरल रीफ्स बोला जाता है। इसी के प्लस में जब एल्गाई आता है, क्योंकि एल्गाई क्या करता है कि उसको भी रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वो क्या करता है कि जो कोरल्स होते हैं उनके टिश्यूज़ के सेल में रहने लग जाते हैं। अब एल्गाई की वजह से जो ये खूबसूरत रंग आप देख पा रहे हैं कोरल रीफ्स को, ये रंग उनको मिलता है। साथ ही में कार्बन उनको मिल जाती है, क्योंकि एल्गाई ऊपर जाती है तो वापस फिर आती है। इसी तरीके से कुछ जू प्लैंथन्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो इनको कलर उससे मिलता है। ब्लीचिंग इनकी हो रही है। अब देखिए पहले ये कोरल रीफ ऐसा होता था, लेकिन ब्लीचिंग होने के बाद ये ऐसा हो गया। ब्लीचिंग से यहाँ पर साफ साफ मतलब है कि एल्गाई को ये दूर कर लेते हैं। कारण क्या होता है? हीट होती है, गर्मी की वजह से, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हीट है और जो यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं टेम्परेचर के अंदर, उसकी वजह से ये इनको अलग कर देते हैं। जब ये अलग करते हैं तो अब इनके पास इनका कार्बन इनको नहीं मिल रहा है, और कार्बन नहीं मिल रहा है तो ये धीरे धीरे क्या करने लग जाएंगे? डाई करने लग जाएंगे, इनकी मौत होने लग जाती है। तो यही कोरल ब्लीचिंग है। अब यूएसए नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटर, नोवा क्या है? यूएसए नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटर, इन्होंने बोला है कि कोरल रीफ जो है ट्रॉपिकल के अंदर, वो एक्चुअली में चाहे ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ के ही क्यों ना हो, अब ये 4th टाइम ऐसा होगा कि मास कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी मास, ये हम देखते हैं। देखिए, क्योंकि एक तो पहली बात है कि कोरल रीफ जो होते हैं ना, वो अर्थ के इक्वेटर यानी 0 डिग्री से या तो 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपको मिलेंगे या 30 डिग्री साउथ के बीच में मिलेंगे। तो एक ऐसा एरिया है कि इसके ऊपर ना ही तो कोरल रीफ मिलेंगे, ना ही इसके नीचे मिलेंगे। मिलेंगे तो बहुत ही रेयर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के, कि एक पूरा जो एरिया है उसके ऊपर आप पूरी जगह पे ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये एक दूसरे के साथ जुड़कर इस रीफ को बनाते हैं, वहाँ पर ये मिलते हैं। रीज़न क्या है अब इसका मास ब्लीचिंग का? इनका बोलना है कि देखिए कोरल ब्लीचिंग जो हो रही है वो कलर को, जो उनके टिश्यूज़ में रह रहे थे एल्गाई, वो उसके छोड़ने की वजह से होगी, और इसका कारण होगा हीट स्ट्रेस। अभी क्या हो रहा है कि एल नीनो का इफेक्ट चल रहा है, और जो लास्ट ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग हुई थी वो एक बार 2014 में देखने को मिली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बार 2014 से 2017 में होती है। उससे पहले 2010 से लेके 1998 तक भी हमें देखने को मिली थी। 2010 में, 1998 में, फिर 2014 से 17, और अब ये दोबारा 4th टाइम पे शुरू होगी। ग्लोबल होने के कारण क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पे ये हो रही है। अभी इसमें बोला जा रहा है, ग्लोबल का मतलब है कि कम से कम 3 ओशंस में इसको होना चाहिए, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में एंड इंडियन ओशन में। यही इसकी बातें हैं। अब हम देखते हैं कि कोरल्स एंड कोरल ब्लीचिंग एक्चुअली में कैसे होती है। देखिए सबसे पहले कोरल्स क्या है? कोरल्स एक्चुअली में बहुत सारे टाइनी कोरल्स से बनकर मिले होते हैं, जिनको पॉलिप्स बोला जाता है। तो पॉलिप्स जब आपस में मिलते हैं तो कोरल्स बन जाते हैं। पॉलिप्स रिलेटेड होते हैं एनीमोनियस जेलीफिश जैसे, और पॉलिप्स जो होते हैं वो शेलो होते हैं, वार्म वाटर में ये रहेंगे। ऑर्गेनिज्म सॉफ्ट बॉडी इनकी होती है, इसी वजह से जो ये इनका स्केल्टन है वो कैल्केरियस स्केल्टन इनका बनता है। क्यों बनता है? कैल्शियम वगैरह को लेके, ताकि ये सेफ रह सके। अब ये जो पॉलिप्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक एल्गाई जो जूजेंथेथली होते हैं, वो उनकी टिश्यूज़ में उनको रहने देते हैं। कोरस और एल्गाई का एक म्यूचुअलिस्टिक या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम बता सकते हैं। कोरल रीफ्स को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी बोला जाता है। प्रीलिम्स के लिए आप इसको याद रखिएगा। जुआछंतलीस जो होते हैं वो कोरल्स को उनका खूबसूरत रंग देते हैं। और ब्लीचिंग कैसे होती है? सबसे पहले जो हेल्दी कोरल्स है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें क्या होगा कि हेल्दी कोरल कोटेड होगा एल्गाई लाइक सब्सटेंसेस से, और उन्हीं के ऊपर वो सर्वाइव कर रहे हैं रहने के लिए। स्ट्रेस्ड कोरल में क्या होने लग जाता है कि कोरल जब स्ट्रेस में आता है उसके एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से, तो वो जूस एंथेरा वो कभी कभी टॉक्सिस भी बंद हो सकते हैं, वो कोरल्स को छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से
से उसका कलर भी वहाँ से जाने लगता है। ब्लीच्ड कोरल, अब ये बिल्कुल ब्लीच हो गया। अब इसमें क्या होगा कि जब जूज एंथलीज यहाँ से चले जाते हैं, एल्गाई जब इनको छोड़ के चली जाती है, तब कोरल वाइट हो जाते हैं और उनको वनरेबल हो जाता है। अब उनको स्टारवेशन, भूख भी लग रही है, डिजीज़ भी हो जाती है, उनकी डेथ भी हो जाती है। और डेड कोरल जब अगर वाटर की कंडीशन इंप्रूव नहीं होती है बहुत सारे टाइम तक, तो जो कोरल है वो ब्लैक हो जाएगा और अब उसका रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं कोरल ब्लीचेज के? सबसे पहला कॉजेज़ होता है टेम्परेचर चेंज, या तो ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी कारण से तो वो भी कोरल ब्लीचिंग का कारण बनता है, या घट जाता है तो भी। फिर होता है पोल्यूशन अगर आ रहा है तो मान लीजिए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डाइल्यूट ओशन वाटर में डाल देती हैं, डाइल्यूट जो वाटर होता है, तो वो अगर ब्लीच हो जाएगा, पोल्यूशन ज़्यादा आ जाएगा तो कोरल्स के अगर आसपास है उससे भी ये होगा। फिर कहते हैं कि अगर ओवर एक्सपोजर हो जाता है सनलाइट से, जब टेम्परेचर अगर हाई है और हाई सोलर रेडियंस निकल रही है तो उसमें भी शैलो वाटर कोरल्स को क्या होता है कि ब्लीचिंग होने के कारण हो सकते हैं। कभी कभी अगर एक्सट्रीमली लो टाइड्स हो जाती हैं तो एयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो इसी वजह से ब्लीचिंग भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ एक्चुअली में है कहाँ। ये आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जब हम चलते हैं ईस्टर्न पार्ट में तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर टॉरेस स्ट्रेट से लेकर कोरामंडल कोरल माइन तक यहाँ पर हम देख पाएंगे कोरल सी के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए ये जो सी है इसका नाम ही ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास के सी का कोरल सी ही रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोरल्स की ये रीफ मिलती है और बहुत सारे कोरल्स इसमें पाए जाते हैं। खैर आज का हमारा न्यूज़पेपर होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो, इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।